अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपनी लेक्चर की सीक्वेंस को स्टार्ट कर रखा था, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हम पढ़ रहे थे। आज हमारे पास नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है अस्थमा, जिसको हम इंग्लिश में अस्थमा बोलते हैं और उर्दू में हम इसको क्या यूज करते हैं, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, दमे का वर्ड भी यूज करते हैं। तो क्योंकि ये भी हमारा सारा का सारा लंग से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ही इसको इंक्लूड करेंगे। जिस तरह मैंने आपको पिछला बताया था कि जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स गुजरे हैं, आपने क्या करना है, एक तो मतलब वो होते क्या हैं, फिर वो होंगे किस तरह, मैकेनिज्म उनका क्या है, नेक्स्ट हमारे पास उसकी सिम्टम्स आ जाती है और एक दो का आपकी बुक के अंदर ट्रीटमेंट भी लिखा हुआ है। तो मैंने इसकी हेडिंग्स जनरेट कर दी है ताकि आपको याद करने में क्या हो, इजी हो। तो अस्थमा क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड द नैरोइंग ऑफ एयरवेज, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। दरअसल डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जितने भी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, मतलब हमने ब्रोंकाइटिस जो पढ़ी थी, ब्रोंकाइटिस जब मतलब ब्रोंकाइटिस में मोर म्यूकस प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। ये देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब जिस तरह डस्ट पार्टिकल्स या कोई बैक्टीरिया वगैरह या कोई वायरस वगैरह हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंटर होता है, तो क्या करते हैं कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा म्यूकस को प्रोड्यूस किया जाता है ताकि म्यूकस की प्रोडक्शन के जरिए और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो हेयर्स मौजूद हैं उनकी प्रोपेलिंग के जरिए उस जो हमारे पास हार्मफुल जो भी चीज, डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस जो भी है, उसको बलगम के जरिए खांसी करके बाहर निकाल दिया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी यही काम हो रहा है कि अगर वो उनकी बैक्टीरिया की, वायरस की हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तादाद बढ़ जाती है तो फिर ज्यादा से ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होती है, मतलब इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में मैंने आपको क्या बताया था, फर्क बताया था, ठीक है। आप ब्रोंकाइटिस वाले लेक्चर में जाके वो सुन सकते हैं। तो ये हमारे पास है इसकी डेफिनेशन। अब आ जाता है इसका मैकेनिज्म कि अब देखें, अस्थमा दरअसल मतलब अनकंट्रोल्ड कफ होना शुरू हो जाती है, बंदे की आंखों से भी पानी आना शुरू हो जाता है। तो वो क्या होता क्या है इसके अंदर, दरअसल क्या होगा कि दी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स आर मोर सेंसिटिव टू एलर्जेंस, डस्ट, स्मोक, परफ्यूम, etc। अगर कोई अस्थमा के पेशेंट को इन तमाम एलर्जेंस से सामना हो जाए तो फिर क्या होगा, वी एक्सपोज टू दीज एलर्जेन कॉज कंस्ट्रिक्शन एंड पेशेंट फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। मतलब कि जब इस तरह का कोई एलर्जन से अस्थमा के पेशेंट का सामना हो तो उसकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि पहले ही म्यूकस बहुत ज्यादा होता है, स्वेलिंग हुई भी होती है, तो वो बहुत ज्यादा तंग हो जाती है, ठीक है, और उसको सांस लेने में मुश्किल होती है, फिर वो बार बार क्या करता है, कफ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो नॉर्मल ब्रोंकस है, देखिए इसका मतलब सरफेस एरिया ठीक है, ठीक ठाक है, अच्छे तरीके से यहाँ से हवा क्या हो सकती है, पास हो सकती है। अब ये देखिए, ये कंस्ट्रिक्टेड ब्रोंकाइटिस है, देखिए ये सारा का सारा एरिया क्या है, स्वेल हो चुका है, सूज चुका है और ये इन्फेक्शन सारा का सारा फैल चुका है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ब्रोंकाइटिस है ये बिल्कुल क्या हो चुकी है, कंस्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ से मतलब हवा जब सांस लेगा या कोई एलर्जेंस या डस्ट पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है या कोई भी इस तरह का एलर्जेंस उसके अस्थमा के पेशेंट के सामने आए तो फिर क्या होना शुरू हो जाएगी, कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगी और वो बार बार क्या करेगा, कफ करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी सिम्टम्स। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं तो उसमें आपने एक तो याद रखना है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तंगी, वीजिंग, सीटी की आवाज आना चेस्ट से। इसके अलावा हमारे पास जो चेस्ट टाइटनेस हो जाती है, मतलब हमें अपनी जो चेस्ट है, हमारी थोरैकिक कैविटी है, वो इस तरह फील होती है कि किसी ने जकड़ रखा है, इसको टाइट कर रखा है, बंद कर रखा है, क्योंकि सारी की सारी स्पूटम से भर चुकी होती है, बलगम से भर चुकी होती है, म्यूकस से। इसका ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है कि हम डिफरेंट इनहेलर्स यूज करते हैं। इनहेलर यूज करने से डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि जैसे ही हम इनहेलर यूज करेंगे उससे हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, मतलब ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ये तमाम क्या हो जाती हैं, थोड़ा सा मतलब ये अगर ये कंस्ट्रिक्ट है ना तो यहाँ से म्यूकस हट जाता है, ये थोड़े क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, खुले हो जाएंगे। उस इनहेलर से उस दमा के पेशेंट को सांस लेने में क्या हो जाती है, थोड़ी आसानी हो जाती है। तो ट्रीटमेंट में केमिकल्स आर यूज्ड व्हिच डायलेट्स द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। डायलेट्स मीन उसको फैला देते हैं, थोड़ा ओपन कर देते हैं।
These medicines are given in the form of inhalers. Inhalers की फॉर्म में अस्थमा के पेशेंट को ट्रीट किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स लास्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है इस चैप्टर का, लंग कैंसर. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैंसर क्या चीज है. कैंसर इज द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन. अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन. अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट्स के हमने पढ़ा है कि देखिए हम जब एक बच्चा पैदा होता है उसका साइज कितना होता है. अब आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है उसके साइज में भी इजाफा होता जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स हो क्या रहा होता है, माइटोसिस हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती है जिसके जरिए एक सेल 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में ये डिवाइड होते रहते हैं और उसका साइज क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है. बाज़ औक़ात ये जो सेल डिवीजन है अनकंट्रोल्ड हो जाती है, मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाती है. इसके जो भी प्रॉपर मैकेनिज्म है वो नहीं परफॉर्म हो रहा होता बॉडी के अंदर, सेल डिवाइड होते रहते हैं. वहां पर क्या बन जाते हैं, ट्यूमर्स बन जाते हैं, मतलब सेल के गुच्छे उधर इकट्ठे हो जाते हैं. तो वो एक्सेस हो जाती है सेल्स की, बाद में फिर वो क्या बन जाता है, कैंसर बन जाता है. तो इसी तरह लंग कैंसर के अंदर भी बिल्कुल सेम यही अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी लंग्स के अंदर. वहां पर क्या बन जाएंगे, ट्यूमर्स बन जाएंगे जिसको हम क्या नाम देते हैं, लंग कैंसर का नाम देते हैं. इट इज अ डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कॉज ट्यूमर फॉर्मेशन. ट्यूमर बनेंगे वहां पर, सेम इन लंग कैंसर. और जिस तरह मतलब के और ऑर्गन्स के साथ कैंसर का वाकया होता है इसी तरह सेम टू सेम लंग्स के अंदर भी यही बात चलेगी कि सेम इन लंग कैंसर द सेल कंटिन्यू विदाउट एनी कंट्रोल. ना कंट्रोल किए बगैर ये क्या होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं और क्या बना देते हैं, ट्यूमर बना देते हैं. अच्छा बाज़ औक़ात फिर ये ट्यूमर्स जो है मतलब कि एक ही जगह रहते हैं, सिर्फ उसी ऑर्गन को नुकसान पहुंचाते हैं. बाज़ औक़ात ये ट्यूमर इर्द गिर्द के सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं. द सेलुलर ग्रोथ मैनी आल्सो इन्वेड द एडजेसेंट टिश्यूज बियॉन्ड द लंग्स. के लंग्स के साथ साथ जो मजीद टिश्यूज मौजूद हैं ये उनके ऊपर भी इन्वेड मतलब हमला करेंगे और उनको भी क्या करना शुरू कर देते हैं, नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं अगर हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करें. तो ये हमारे पास आ जाता है लंग कैंसर. नेक्स्ट हमारे पास इसका मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस कर लिया, इसकी सिम्टम्स हैं. तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सबसे पहला रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का, वेट लॉस, वजन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, कफ विद ब्लड, और खांसी के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, खून भी आना शुरू हो जाता है. खांसी के अंदर जब खून आना शुरू हो जाए तो लंग कैंसर की वो एक्यूट फॉर्म पहुंच चुकी होती है. उस वक्त मतलब कि बहुत ज्यादा आपके लंग्स क्या हो चुके होते हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बहुत ज्यादा ट्यूमर्स बन चुके होते हैं. तो इसके हमारे पास काज क्या है, स्मोकिंग है, वायरल इन्फेक्शन है, सिगरेट स्मोकिंग सबसे ज्यादा लंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का बायस बनता है, लंग कैंसर का सबसे ज्यादा बायस बनता है. नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसी चैप्टर के अंदर, पैसिव स्मोकिंग. पैसिव स्मोकिंग डियर स्टूडेंट्स क्या है कि देखिए जब कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा होता है, मैं इस तरह समझाता हूं आपको कि उसने मतलब सिगरेट के एक तरफ फिल्टर लगा हुआ होता है, तो जब वो स्मोकिंग कर रहा है जो उसके अंदर जो स्मोक जा रहा है वो फिल्टर से पास होके जा रहा होता है, लेकिन वो बंदा स्मोकिंग वाला जो स्मोक बाहर रिलीज करता है वो फिल्टर्ड नहीं होता. मतलब कि बर्निंग एंड सिगरेट के बर्निंग एंड से जो स्मोक निकल रहा होता है वो फिल्टर्ड नहीं होता. अब जाहिर सी बात है उस स्मोकिंग करने वाले पर्सन के साथ साथ जो भी बंदा बैठा होगा तो उसको भी क्या होने के चांसेस होते हैं, लंग कैंसर के चांसेस होते हैं. लेकिन ये इतना मतलब कि जल्दी नहीं होता कि आप प्रॉपर अगर किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं कि जहां पर यही काम ही हो रहा है कि बहुत ज्यादा बंदे स्मोकिंग कर रहे हैं और आप मतलब जॉब कर रहे हैं ऐसी जगह पर, तो आप 8-9 घंटे उनके साथ स्पेंड करते हैं तो आपको लंग कैंसर के चांसेस फिर ज्यादा हो जाते हैं. इस चीज को बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग. ठीक है कि मतलब आपने स्मोकिंग नहीं की लेकिन किसी दूसरे की स्मोकिंग से जो स्मोक आप इनहेल कर रहे हैं हवा के जरिए, तो उससे आपको भी लंग कैंसर के चांसेस हैं. तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इनहेलेशन ऑफ स्मोक. स्मोक को अंदर लेके जाना फ्रॉम अनदर स्मोकिंग, किसी दूसरे पर्सन के स्मोकिंग करने से जो स्मोक रिलीज हो रहा है उसको आप अंदर लेके जा रहे हैं, उसको हम पैसिव स्मोकिंग बोल रहे हैं. अब इसकी प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं कि आप इससे किस तरीके से बच सकते हैं लंग कैंसर से, पैसिव स्मोकिंग से. तो डियर स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन ऑफ टोबैको स्मोकिंग इज फर्स्ट गोल. सबसे पहले सिगरेट नोशी को खत्म किया जाए. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आल्सो कॉल्ड द गवर्नमेंट टू स्टॉप द एडवर्टाइजमेंट ऑफ स्मोकिंग. WHO ने तमाम कंट्रीज की गवर्नमेंट को यह तनबीह की है कि कभी भी स्मोकिंग की एडवर्टाइजमेंट ना की. एडवर्टाइजमेंट से हम अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, तो इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है
इसके बिजनेस में भी कमी आएगी और जितना हो सके लोगों को क्या किया जाए, आगाह किया जाए कि इससे कितने नुकसान हो सकते हैं। तो मैंने लास्ट में एक इंफॉर्मेशन लिखी है, साइड इंफॉर्मेशन, कि 1.3 मिलियन डेथ पर एनुअली, एक साल में 1.3 मिलियन लोग लंग कैंसर की वजह से क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स थे। आज हमारे 500 के 5 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर खत्म हो चुके हैं। अगर आपको लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर हमारा लेक्चर आपको समझ आया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचाई जाए।